मेरा नाम राजन चौधरी है और मैं एक SRKPS ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करता हूँ। SRKPS में करीब मुझे 35 साल हो गए काम करते हुए, और SRKPS के साथ जो लोग जुड़े हैं उसमें हम विभिन्न मुद्दों को लेके काम करते हैं। और इन मुद्दों में एक मुद्दा विशेष रहा है हमारा। जब 2001 की जनगणना के आंकड़े आए और जो 2003 में जब आंकड़ों के बारे में आम जन तक ये चीज़ें पहुँची तो पता चला कि राजस्थान में झुंझुनू जिला महिला साक्षरता में बहुत ही हाई लेवल पे है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो 0 to 6 सेक्स रेशियो है वो हमारा बहुत डाउन चला गया। तो मुझे लगा कि हम लोग इस इशू को लेके काम करें, लोगों में प्रचार प्रसार करें। और 2003 से हमने ये शुरुआत की कि हम झुंझुनू ज़िले में जेंडर समानता के लिए काम करें और जो सेक्स रेशियो घट रहा है उसके बारे में हम बताएं। तो हमने ये प्रयास करते करते हम जब 2008 तक पहुँचे तो हमारी अनेक बार सोनोग्राफी सेंटर्स के संचालकों के साथ और इन लोगों के साथ बातचीत होती रही। तो सभी कहते थे कि हम लिंग जांच नहीं करते और सेक्स रेशियो क्यों घट रहा है उन्हें नहीं पता है। तो हमें लगा कि कहीं हमें इस चीज़ का पता करना चाहिए कि सेक्स रेशियो घट क्यों रहा है। तो हमने कुछ 3 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट लेडी को हमने सारे सोनोग्राफी सेंटर्स पे झुंझुनू में भेजा गया और लिंग जांच करवाने के लिए उनको 1,000 रुपये हमने दिए। उस वक्त 24 सोनोग्राफी सेंटर्स थे और उन पे ये हमारी टीम गई। 5 महिलाएं अलग अलग थी और 5 महिलाओं ने सब सोनोग्राफी सेंटर्स पे वो घूमी। तो अधिकतर सेंटर्स ने येस किया और 1500 से 2,000 रुपये के बीच में मांगे कि हाँ लिंग जांच कर देंगे, लेकिन रुपये 1,000 में नहीं करेंगे, आप 1500 रुपये दें और लिंग जांच करवाएं। हमने पुनः तात्कालिक जिला कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर सभा कक्ष में मीटिंग बुलाई और उन एक डॉक्टर्स को 1 by 1 बताया गया कि आपके यहाँ बिमला देवी गई थी, इतने बजे गई थी, आपके यहाँ कमला गई थी, आपके यहाँ सुमन गई थी, सावित्री गई थी। ये सब चीज़ें उनको बताई तो उन्होंने कहा ऐसी गलती हो गई होगी, अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर हम लोगों ने 3-4 महीने बाद एक बार पुनः दूसरी गर्भवती महिलाओं की एक टीम बनाई और पुनः वही प्रोसेस किया। तो हमें मार्केट में हमने तब 2,000 रुपये दे के महिलाओं को भेजा और तब वो महिलाएं सारे सोनोग्राफी सेंटर्स पे घूम के वापस आई। तो करीब आधे से ज़्यादा सेंटर्स ने हाँ की और ट्रेंड इतना बदल गया कि अब या तो काउंटर पे या एएनएम या कंपाउंडर या रिसेप्शन वाला वो बंदा ही या मेडिकल वाला उस बंदे से इस विषय पे बात कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ नहीं होता उनसे पूछ लो। तो उन लोगों ने बताया कि हम अब 3 से 3,500 रुपये लगेंगे, 2,000 में लिंग जांच नहीं होगी। फिर तात्कालिक जिला कलेक्टर के पास बुलाया गया उनको और दोबारा हम लोगों ने उनके साथ आंकड़ों सहित बात की। जो CMH ऑफिस में जितनी बर्थ होती है उनकी सबके आंकड़े हमने लिए कि इतने बच्चे जन्मे, उनमें इतनी लड़कियां और ये गैप है, उसको लेके हमने बात की। लेकिन ये चीज़ें लगातार होती रही। तो 2009 में 13 दिसंबर 2009 को पहली बार तात्कालिक जिला कलेक्टर ने कहा लिंग जांच के बारे में हमें पता करना चाहिए। 13 दिसंबर 2009 को पहली बार डिकॉय ऑपरेशन हुए। डिकॉय ऑपरेशन होता है रेड हैंड लिंग जांच करते हुए को पकड़ाना गर्भवती महिला द्वारा। तो हमने ये प्रयास किया। तो झुंझुनू में, नवलगढ़ में, और नवलगढ़ में उस वक्त जो पकड़े गए चौधरी सोनोग्राफी सेंटर उनका था वहाँ नवलगढ़ में, उनके यहाँ 2 गर्भवती महिलाएं पकड़ी गई, एक थी, एक डॉक्टर यहाँ बुडानिया था। तो ये लोग पकड़े गए और इनके साथ जिस तरह की कार्रवाई हुई वो राजस्थान में पहली कार्रवाई थी। और ये 3 जगह कार्रवाई की उन्होंने। 3-3 3,500 रुपये में लिंग जांच किया। जो गर्भवती महिलाएं थी उनके साथ जो महिलाएं गई थी उनको 500, किसी ने 500 रुपये कमीशन दिया, किसी ने बिना कमीशन लिंग जांच की। ये पूरा प्रोसेस रहा। उसके बाद हम लोगों ने सीकर में ये किया, फिर चूरू में ये किया। ये करते करते स्टेट लेवल एडवोकेसी भी अपने साथ साथ में कर रहे थे कि भाई PCP-NDT एक्ट बनाया, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पूरे राजस्थान में हो। 2007-8 में भी स्टेट पे भी ये प्रक्रिया चल रही थी, तो साथ साथ में वो प्रक्रिया भी हम स्टेट एडवोकेसी भी कर रहे थे। लेकिन 2011 के बाद हमें ये लगा कि झुंझुनू में जो हमने कार्रवाई की, शेखावाटी में कार्रवाई की, उनकी सूचनाएं एक तो स्टेट लेवल पे नहीं है, दूसरा यहाँ के हम लोकल होने के कारण से लोग, समाज के, परिवारजनों के, डॉक्टर्स सारे
प्रेशर देने लगे कि आप लिंग जांच करके इन डॉक्टरों को क्यों मरवा रहे हो, जिसको करानी होती है वो ही करवाता है, डॉक्टर तो किसी के घर जाता नहीं है। ये प्रक्रिया देखते देखते हमें भी बहुत ख़राब लगने लगा था। अब 2011 में जनगणना के आंकड़े आए तो वो और भी ख़राब आए कि लिटरेसी रेट में फिर झुंझुनू टॉप में था, स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट में, और सेक्स रेशियो में राजस्थान का भी सेक्स रेशियो 1000 लड़कियों पे 0 to 6 में 888 चला गया, और झुंझुनू का 1000 लड़कों पे 837 लड़कियां चली गई। तो ये और भी ख़राब रहा। तो हमें लगा कि शायद हम लोगों ने जो मेहनत की या जो जिस तरह के प्रयास किए उसमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। तो फिर हमने इसको थोड़ा स्टेट लेवल पे प्रयास किया कि स्टेट लेवल पीसीपीएनडीटी सेल इस चीज़ को आगे बढ़ाए। हमने 2011 के बाद झुंझुनू ही नहीं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये प्रक्रिया स्टेट पीसीपीएनडीटी सेल के साथ मिलकर शुरू की, और मुखबिर योजना के लिए तात्कालिक सीएम को लिखा, उनसे बात की, हेल्थ सेक्रेटरी से मिले कि मुखबिर योजना इसमें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो भी खर्चे लग रहे थे वो हमारे द्वारा ही किए जा रहे थे। तो मुखबिर योजना में 25,000 रुपये की मुखबिर राशि शुरू की, जो वर्तमान में 3.5 लाख रुपए हो गई है। ये प्रक्रिया हम लगातार चलती रही। 2011 से 13-14 के बीच में थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया चल रही थी, साल के 5 केस 10 केस कर रहे थे, लेकिन 2014 के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। वहाँ जो पीसीपीएनडीटी सेल है उसमें पीसीपीएनडीटी ब्यूरो भी है एक, जैसे सीबीआई होता है वैसे पीबीआई होता है। उस पीबीआई में एक एडिशनल एसपीआई रघुवीर सिंह जी और जो पीसीपीएनडीटी सेल के स्टेट की एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नवीन जैन साहब थे। ये दोनों की, उनको इस चीज़ का लगा कि हाँ राजस्थान में सेक्स रेशियो घट रहा है, और उनको इस विषय पे काम करने का मन था, उनकी रुचि थी। हमारा उनके साथ 2-3 मुलाकात होने के बाद ये चीज़ें हुई कि हम उनको गर्भवती महिलाएं उपलब्ध कराएंगे, सूचना उपलब्ध कराएंगे, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वो 2018 तक रहे। 2018 तक 142 कार्रवाई उनके साथ की, जिसमें हम 112 में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके साथ जुड़े हुए थे। मुखबिर योजना में भी, मुखबिर योजना कहीं हम मुखबिर रहे, कहीं हमारी गर्भवती महिला रही, कहीं हमारा सहयोगी रहा, लेकिन हमने स्टेट में और अपने पड़ोसी राज्य हैं 6, उनमें भी 42 केस, उनमें भी हमने वहाँ के डॉक्टर्स को भी रेड हैंड पकड़ना या राजस्थान में उनके ऊपर केस करना और लंबे समय तक केस चलना। उसमें कुछ ऐसे डॉक्टर भी पकड़े गए जो 1980 से लिंग जांच करते आ रहे थे, और कुछ ऐसे पकड़े गए जो नए नए थे और वो भी लिंग जांच करे। लेकिन इसी दौरान ये भी समझ में आया कि कुछ लोग डॉक्टरों के पास रह के ये सीख गए कि लिंग जांच कैसे होती है। वो लिंग जांच की प्रक्रिया भी सीख गए और मशीनें खरीद लाए। वो इलीगल मशीन ले आए और उन इलीगल मशीनों से शुरू कर दिया। क्योंकि झुंझुनू ही नहीं, शेखावाटी रीजन में, या मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, चाहे वो जयपुर हो चाहे और हो, वहाँ लिंग जांच कराने की, पहली बेटी हो गई तो दूसरा संतान हो तो लड़का ही हो, ये मानसिकता समाज में आज भी, वर्तमान में भी है और पहले भी थी। तो उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ इलीगल मशीन से लिंग जांच करने वाले पनप गए, और राजस्थान में 10 से अधिक लोग ऐसे हैं जो आज भी लिंग जांच कर रहे हैं। उनको स्टेट घोषित कर दिया, 5-5 बार, 8-8 बार अवधेश 8 बार पकड़ा गया, 5 बार पकड़ा गया। एक जो बीसीएमओ हुआ करता था डॉक्टर जोधपुर का, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसको लिंग जांच करना एक नशे की तरह लगा है। 5 बार वो पकड़ा गया, लंबे लंबे समय जेल में रहा है। तो ये इस तरह की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई, और जब लोग कराते हैं तो अदर स्टेट्स में भी वो जाते हैं। राजस्थान में 20,000 से लेके 70,000 रुपये तक लिंग जांच की रेट है, लेकिन हो रही हैं, अभी भी लिंग जांच होती हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में भी हमने 2 इस तरह के इलीगल मशीनों से लिंग जांच कर रहे थे, उनको हमने पकड़ाया। लेकिन ये चीज़ें परमानेंटली चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिंग जांच करते हैं, लड़की बताते हैं और अबॉर्शन करते हैं। उसके पेट में पल रहा बच्चा क्या है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। अब वो मशीन भी उनके पास सही है नहीं है, वो भी नहीं है। ये इस तरह के भी व्यवसाय इसलिए पनप गए कि लोगों की मानसिकता का लाभ वो लोग उठाने लग गए, और कमोबेश यही स्थिति राजस्थान में अभी भी वर्तमान में चल रही। 1000 की पॉपुलेशन पे आज किसी भी गांव में या किसी भी शहर में जाके देखेंगे तो 15 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से 45 साल हो गई और वो अनमैरिड हैं। दूसरी तरफ दूसरा साइड इफेक्ट हम यदि देखते हैं तो झुंझुनू जैसे ज़िले में आज 15,000 से 17,000
ऐसी महिलाएं जो बाहर से खरीद के लाई गई हैं। ये मानव तस्करी है। खरीदना और बेचना पशुओं के लिए होता था। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट खरीदे और बेचे जाते थे। महिलाएं खरीदी जा रही हैं, लाई जा रही हैं। और यही नहीं, ऐसे ऐसे केस देखे हैं हमने, जो महिला एक बार खरीद ली, उसने 1 साल रखा, 6 महीने रखा, उसने फिर दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया। वहाँ वो 2 बच्चे पैदा करती है, 1 बच्चे पैदा करती है, फिर पहले वाले एजेंट ने वापस बुला लिया, वो वापस चली गई। यौन शोषण ही नहीं, शारीरिक शोषण भी उनका सीमा से अधिक होता है। और ये प्रक्रिया चल रही है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो खरीद के लाए और आराम से अपना घर बसा के बैठे हैं, वो भी हैं। लेकिन आज पिछले 30 साल से ये बाहर से खरीद के लाई जा रही हैं महिलाएं। ये एक अलग चीज़ हो गई। और गाँव में जो कुंवारों की फौज बढ़ गई, वो एक दूसरी तरफ समाज के लिए अलग समस्या बनती जा रही है। जैसे आवारा पशुओं की समस्या बनती जा रही है, वैसे कुंवारों की जो फौज बढ़ती जा रही है, वो भी गाँव के लिए एक समस्या बढ़ती जा रही है। वो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, खाते पीते हैं, नशे करते हैं और गांव में बदमाशी करते हैं। ये भी इसका इफेक्ट आया है। कर ये चल रही है प्रक्रिया और हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में PCP-NDT एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, लड़का और लड़कियों की संख्या बराबर हो। 1000 लड़के पैदा होते हैं तो 1000 लड़कियां भी पैदा हों, क्योंकि जब राजस्थान के ही बांसवाड़ा में 1000 लड़कों पे 1003 या 5 लड़कियां पैदा हो सकती हैं, तो झुंझुनू में क्यों नहीं हो सकती। डॉक्टर कहते हैं कि 1000 लड़कों पे 955 लड़कियां एवरेज में आती हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मान रहा है, क्योंकि राजस्थान और केरल हमारे पास इसके उदाहरण है। और भी कई स्टेट ऐसे हैं, आसाम भी है उसमें, जहां लड़कों की संख्या लड़कियों के बराबर है, नियर अबाउट है। टोटल बच्चे पैदा होते हैं 14 लाख। उनमें से लड़के और लड़कियों का अंतर देखें तो पर डे 100 लड़कियां कम पैदा हो रही हैं। अब वो 100 लड़कियां पैदा कम होना समाज के लिए घातक है। और समाज आज कहता है हम लड़का और लड़की को बराबर समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कतई नहीं समझ रहे हैं। लड़का लड़की को बराबर जिस दिन समझने लगेंगे, इस दिन सब चीज़ें बराबर होंगी। आज बराबर न महिला मानने के लिए तैयार है, न पुरुष मानने के लिए तैयार है। पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन महिला भी वही पुरानी परंपराओं को देखते हुए कहते हैं नहीं ये काम महिला का है, ये काम पुरुष का है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे काम पुरुषों के लिए, सारे काम महिलाओं के लिए। तो वो बराबरी का जब तक नहीं आता है, तब तक ये भेद मिटना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है अगले 5 दशक और लगेंगे जब हम बराबरी की बात करेंगे, महिला और पुरुष बराबर होंगे। हम जब तक इसमें हैं इस दुनिया में, तब तक ये प्रयास करते रहेंगे कि हम जेंडर समानता के लिए काम करें और जेंडर समानता है, महिला और पुरुष को बराबर की भागीदारी हो, बराबर के अधिकार मिले, बराबर के दायित्व मिले। यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।